तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है द लीगल ईयर्स टू यंग चैनल में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें। और मैं आपको बता दूं कि जो कंटेंट ये चैनल आपको उपलब्ध कराएगा वो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये भी मैं साथ में बता दूं आपको कि लगातार मेहनत चल रहा है और आपकी जो पढ़ाई है वो कैसे बेहतर से बेहतर हो सकती है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और अवश्य ही आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बने रहें। आपकी सिलेबस ख़त्म कराने की गारंटी जो है समय से वो हमारी है, ठीक है, हमारी पूरी टीम की है। और साथ में आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप बताएं। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता उसको बताएं, आपको एक बार नहीं 10 बार समझाया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से क्लास करने के बाद अगर आगे आप जाते हैं कहीं तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे कंटेंट, सारे जो मटेरियल हैं वो पूरी तरीके से आपको तैयार हो जाएंगे। तो हम लोगों ने इससे पहले 2 कहानियाँ कर चुके हैं। अब जो तीसरी कहानी है सहड़ागत कहानी है, वृंदावन लाल वर्मा की है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले की दोनों कहानियाँ आप खूब मज़े से पढ़े होंगे, अच्छे से आपको आ रहा होगा। और इसके बाद की जो कहानी है सहड़ागत, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानी है और इससे भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वृंदावन लाल वर्मा के बारे में थोड़ी सी जान जाते हैं क्योंकि इनकी रचना है शरणागत। शरणागत कहानी आप लोगों को पढ़नी है। देखिए, वृंदावन लाल वर्मा के बारे में बात करें तो जन्म इनकी 9 जनवरी 1989 को हुआ था और मृत्यु की बात करें तो जो निधन हुआ था वृंदावन लाल वर्मा की 23 फरवरी 1969 को हुआ था। अब हम लोग अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको सारांश बता देता हूँ कहानी का और पात्र बता देता हूँ। देखिए, शरणागत कहानी, शरणागत, शरणागत का मतलब होता है कि शरण लेने गए हुए व्यक्ति, ठीक है। शरण लेने के लिए गए हुए हैं ये, ठीक है। अब शरण कौन लेने गया है ये आपको कहानी में पता चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मुख्य पात्र है कहानी का, मुख्य नायिका कह सकते हैं या मुख्य नायक या मुख्य पात्र के रूप में रज्जब। रज्जब पेशे से कसाई होता है और ये इस कहानी का मुख्य पात्र है, ठीक है। तो आप यहाँ सामने लिख लीजिएगा मुख्य पात्र। और इसकी पत्नी होती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ रज्जब को ध्यान रखना है और उसकी पत्नी को ध्यान रखना है। आगे ठाकुर साहब आएंगे, उनको भी ध्यान रखना है जो गांव के एक होते हैं, ठीक है। और गांव में एक गिरोह होता है, ठीक है, जो पैसे चोरी करने के लिए या छीनने के लिए जाना जाता है। तो ये सारी इस कहानी के बारे में जब हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो जो शरणागत कहानी होता है ये शुरू होती है इस प्रकार से कि जो रज्जब है, रज्जब जो हमने आपको बताया कि ये पेशे से क्या है, कसाई है। इसका जो व्यापार है वो मवेशी जो जानवर होते हैं उनका व्यवसाय करता है ये। और ये कहीं से अपना व्यवसाय करके घर की तरफ लौट रहा है, ठीक है। जैसे कहानी की शुरुआत इस प्रकार से होती है कि आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि कहानी के जो स्टार्टिंग के शब्द होते हैं, लाइनें होती हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो जाती हैं। तो इसमें है कि रज्जब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था, ठीक है। तो जो गांव था रज्जब का, गांव का नाम आप ध्यान रखिएगा, गांव जो है ललितपुर है। और जो रज्जब है ये अपना व्यवसाय खत्म करके, व्यवसाय इसका क्या है, कसाई है ये पेशे से, तो अपना व्यवसाय ये खत्म करके और ललितपुर गांव, अपने गांव की तरफ लौट रहा होगा। ऐसे भी आप नॉर्मली समझ सकते हैं। सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना व्यवसाय खत्म करते हैं, आप अपना काम खत्म करते हैं तो अपने घर की तरफ आप लौटने का प्रयास करते हैं। जो भी आप पैसे कमाते हैं तो आप सोचते हैं कि ये सारे पैसे मैं घर तक अपने लेके जाऊँ, ठीक है। तो ऐसा ही जो रज्जब है पेशे से कसाई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ कि पेशे से कसाई है, ये प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो मुख्य पात्र भी है, मुख्य नायक भी है, कसाई है पेशे से, गांव इसका ललितपुर है, ललितपुर लौट रहा था। और जो समय है वो शाम का समय हो चुका था, संध्या का समय हो चुका था। और साथ में स्त्री थी और गांठ में 200-300 की बड़ी रकम। तो आप इसको भी लिखिएगा कि जो रकम थी वो कितनी थी, 200-300 की रकम। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये रकम लेके लौट रहा था। स्त्री की बात करें तो इसकी जो पत्नी है उसको स्त्री कहा है यहाँ पे, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
मार्ग बीहड़ था और सुनसान था। बीहड़ और सुनसान का मतलब ये होता है कि जब आप रास्ते पे चलते हैं, रास्ते पे कोई दिखाई ना दे आपको, बहुत कम लोग दिखाई दें या ना दें, या कुछ समय अंतराल के बाद चलने के बाद कोई दिखाई दे, तो आपको लगता है कि ये रास्ता लगता है चलता नहीं है या इस पे ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। उसे बीहड़ या सुनसान कहते हैं, जहाँ पे कोई ना दिखाई दे, आप अकेले ही चल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी डरावनी उसको प्रतीत होती हैं। एक तो अपना वो व्यापार खत्म करके वापस अपने गांव लौट रहा है, और साथ में उसकी पूरी रकम उसके पास है जो अपने व्यवसाय के दौरान उसने कमाई के रूप में की है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ललितपुर काफ़ी दूर था। जब वो चलता जाता है तो उसका जो गांव है ललितपुर, वो काफ़ी दूर है, और पैदल कब तक कहाँ तक जाएगा वो। ठीक है, तो बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था। वो सोचता था कि चलते चलेंगे, क्योंकि वो कोई गाड़ी नहीं करना चाहता था। गाड़ी वाहन जो बैलों से चलाई जाती है, उस समय वही गाड़ियाँ चलती थी, तो वो गाड़ी इस वजह से नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि अगर मैं गाड़ी करता हूँ तो कहीं ना कहीं जो मोटी रकम है वो उसको देनी पड़ेगी, तब वो गांव तक लेके जाएगा, उसमें भी समय लगेगा। तो वो यही प्रयास करता था कि आराम से खुद ही चलते जाएंगे, रुकते जाएंगे, तो जो रकम है उसकी वो बची रहेगी। ठीक है, तो गाड़ी नहीं करना चाहता था, वो चलता जाता था। और साथ में क्या होता था कि कहीं ना कहीं जब अंधेरा हो जाता था, शाम हो जाती थी, तो रात में चलना नहीं चाहता था, क्योंकि जो रास्ते थे गांव के तरफ जाने के वो काफ़ी सुनसान थे। तो उसका यही प्रयास था कि अगर मैं कहीं अगर रुक जाता हूँ तो हो सकता है कि मेरी जो रकम है और हम लोग जो हैं वो सही सलामत रहेंगे, और अगर सुनसान रास्ते पे चलते हैं तो हमारा जो पैसा है, रकम है, वो कोई ना कोई छीन सकता है। क्योंकि उस समय के माहौल और उस समय के गाँव में कहीं ना कहीं जो गांव होते थे उसमें एक गिरोह होता था और उसका एक सरदार होता था। तो ये लोग क्या करते थे कि पैसे छीन लेते थे, रास्ते में रुकवा के और पैसे छीन लिया करते थे। तो इस बात से ये काफ़ी डरा हुआ था रज्जब, जो मुख्य पात्र है हमारा। इसलिए उसने भड़पुरा नामक गांव, आपकी किताब में गलत लिखा हुआ है, ये मड़पुरा लिखा हुआ है, तो गांव का जो नाम है जहाँ पे ये अब रुकना चाहता है, जहाँ पे शाम हो चुकी है, अब गांव में ठहरना चाहता है, उस गांव का नाम है भड़पुरा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहीं ठहरना चाहता है वो। और ठहरने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था। ठीक है, अब इसके बाद से मैं आपको सारांश बताता हूँ। देखिए, जब वो अपने गांव ललितपुर की तरफ लौट रहा था, तो रास्ते में जब शाम हो जाती है तो वो ठहरने का प्रयास करता है। तो उसको एक गांव भड़पुरा दिखाई देता है, जहाँ पे अभी वो चल रहा होता है। तो यहाँ रुकने के लिए प्रयास करता है। उसकी पत्नी जो है वो ज्वर से पीड़ित है, बुखार है उसको बहुत तेज। तो वहाँ पूरे गांव में पता करता है तो कोई इसे रुकने नहीं देता है, और ये काफ़ी प्रयास करता है लेकिन रुकने नहीं दिया जाता है इसको, क्योंकि पेशे से कसाई है। जब भी लोग इसके बारे में जानते हैं कि पेशे से कसाई है, ये जो कार्य करता है उसका इस प्रकार से कार्य है, तो कहीं ना कहीं उसका व्यवसाय और उसके बारे में जानने के बाद लोग अपने गांव में रुकने के लिए, शरण देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसी वजह से इस कहानी का जो नाम है शरणागत पड़ा हुआ है। और ये क्या करता है कि जब पूरे गांव में पता कर लेता है कोई रुकने नहीं देता है, तो उस गांव में एक ठाकुर साहब रहते हैं, जो एक तरह से कहें तो वो जो भी गिरोह होते हैं या जो भी गांव के लोग होते हैं, उनको दर्जा जो मिला हुआ है, वो आप इस तरह से मान के चलिए कि आपके भी गांव में ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें लोग मानते हैं, डर के मारे माने या किसी बात को लेके माने, लेकिन कोई ना कोई सलाह लेनी होती है, देनी होती है, तो आप सबसे पहले उनके पास जाते हैं कि हाँ ये ठाकुर साहब हैं, ये बड़े हैं यहाँ के, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो दुविधा है, हमारी जो स्थिति है, इस पर संकोच करेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, तो ये जब जाते हैं, पूरे गांव में इनको कोई शरण नहीं देता है, तब ये वहाँ पहुँचते हैं ठाकुर जी के यहाँ। तो वो भी पहले मना करते हैं, लेकिन ये काफ़ी जो रज्जब है ये बताता है कि मेरी पत्नी ज्वर से पीड़ित है और मैं अभी विश्राम अगर नहीं करता हूँ तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो और बिगड़ती जाएगी और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा हमको। तो ठाकुर साहब समझते हैं और ये इसको रुकने के लिए अपने यहाँ शरण देते हैं। लेकिन साथ में जब ये रुकने के लिए शरण देते हैं तो वहाँ काफ़ी बातचीत भी होती है, एक इंटरव्यू टाइप का, कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ये बताते हैं मैं अपना व्यवसाय ख़त्म करके आ रहा हूँ। कौन सा व्यवसाय है? कसाई का व्यवसाय है। ठीक है, आप अभी ठीक है ठहर जाइए, लेकिन आप सुबह होते ही निकल जाइएगा। तो रजब कहता है ठीक है, मैं सुबह होते ही निकल जाऊँगा। काफ़ी विनती करता है, तो काफ़ी विनय के बाद ये मानते हैं, तैयार होते हैं
और इनकी पत्नी की जो दशा है, तबीयत काफ़ी ख़राब है। ये चीज़ें देख के ये कहते हैं ठीक है ठहर जाओ, काफ़ी बातचीत होती है, रकम की भी बात होती है, कितना आपने पैसा कमाया, तो सब बताते हैं ये रज्जब। और जब ये बताता है सब कुछ तो इनको काफ़ी दया आती है और ये कहते हैं ठीक है रुक जाओ, और ये वादा करता है कि मैं सुबह ही जो भोर का समय होता है उसमें ही हम दोनों लोग उठ के चले जाएंगे, इनको थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। ये बातें होती हैं। और उसी बीच रात में जब ये वहाँ आराम कर रहा होता तो गिरोह आता भी है एक बार पीछा करते हुए, और इनसे पता भी करता है ठाकुर साहब से कि क्या जो कसाई था वो इधर आया क्या, तो वो मना कर देते हैं कि नहीं कोई नहीं आया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रुकता तो है, लेकिन सुबह जब ठाकुर साहब देखते हैं कि ये अभी भी रुका हुआ है, गया नहीं है। ठीक है, और वो कहा था कि मैं सुबह में निकल जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं वो उससे पूछते हैं कि तुमको निकल जाना चाहिए था, तुम अभी तक नहीं निकले। तो ये कहता है कि स्थिति थोड़ी और ख़राब हो चुकी है, तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है, इस वजह से मैं नहीं निकल पाया। ठीक है मैं निकल लेता हूँ। काफ़ी देर के बाद ये धीरे से निकल जाता है वहाँ जहाँ शरण लिया रहता है ठाकुर जी के यहाँ से। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये वहाँ से निकलता है तो इसको लगता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, मुझे गाड़ी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी पत्नी की जो स्थिति है, रज्जब के पत्नी की जो स्थिति है वो काफ़ी बिगड़ चुकी है। तो ये गाड़ी वाहन करता है, और गाड़ी वाहन करके उसको जो भी पैसे की बात होती है पैसे की बात करता है और वहाँ से निकलने का प्रयास करता है। तो जब निकल रहे होते हैं ये लोग तो गाड़ी वाहन लेके चलता है। ठीक है, तो ये समय से घर पहुंच जाए इस वजह से गाड़ी करता है। पहले पैसे का लालच होता है इस वजह से गाड़ी नहीं करता है, लेकिन जब स्थिति बिगड़ जाती है तब गाड़ी करके, एक गाड़ीवान करके और जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि रास्ते में रज्जब और उस गाड़ीवान के बीच, ये बात का ध्यान रखिएगा, रज्जब और गाड़ीवान के बीच बहस भी होती है कुछ बातों को लेके। और रज्जब काफ़ी ये चीज़ें भी इस्तेमाल करता है कि मेरा गांव आएगा तो देख लेना, तुम चलो क्यों नहीं हमको पहुंचाओगे समय से। ये सारी बातें होती हैं दोनों लोगों के बीच में। ये लोग चलते चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये लोग चलते जाते हैं तो फिर शाम का समय आता है, तो फिर थोड़ी डरावनी स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पे। जब डरावनी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये लोग गाड़ीवान सोचता है कि अब हम लोगों को ठहर जाना चाहिए। ये कहता है नहीं तुम चलो, और ये काफ़ी जिद पकड़ लेता है, ये चलने का प्रयास करता है, और जो भय है ये काफ़ी बढ़ता जाता है, और ये कहता है कि मुझे और पैसे चाहिए, क्योंकि जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है, जो ललितपुर हमें जाना है वो ललितपुर अभी काफ़ी दूर है, और हम लोग को रुक रुक के जाना पड़ रहा है। इस वजह से जो रकम हमें दे रहे हो तुम, गाड़ीवान को जो जब रकम दे रहा था ले जाने के लिए, वो कहता रकम बढ़ाइए आप। तो ये काफ़ी इससे बदतमीजी करता है और कहता है कि नहीं मैं रकम नहीं दूंगा, तुम अगर हमको बैठा लिए हो तो तुम को छोड़ना पड़ेगा हमको, जहाँ मुझे जाना है ललितपुर वहाँ लेके चलो। काफ़ी बदतमीजी भी करता है ये। लेकिन जब रास्ते में ये लोग जा रहे होते हैं, शाम का समय होता है, रुकते नहीं है कहीं, तो जो गिरोह होता है वो इनका पीछा करते 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 करते, और जो समय होता है जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो इनका पीछा करते हैं लोग, और रास्ते में इन लोगों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, गिरोह में पकड़ में आ जाते हैं ये लोग, और वो कहता है जो गिरोह होता है उसका जो सरदार होता है वो यही ठाकुर जी होते हैं, और इन्हीं के जो गिरोह है इन्हीं के अंदर रहता है वो। और ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये गिरोह पूरी तरह से इन पे हावी होता है, और कहता है आगे आके लठ लेके कि नहीं जो भी पैसा है जो भी रकम है वो आप हमको निकालिए। जब रज्जब देखता है कि ये तो वही है जो हमको शरण दिए थे। ठीक है, तो काफ़ी गर्मा गर्मी दोनों पक्षों में होती है। ये रकम लेने के लिए जो गिरोह है वो रकम लेने के लिए काफ़ी परेशान रहता है। गिरोह में कई लोग होते हैं, ये गिरोह ये सरदार जो हैं ये ठाकुर जी के अंदर में आता है, और ठाकुर जी देखते हैं कि नहीं ये तो वही है रज्जब जिसको मैंने शरण दिया था, और ये चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें ठीक इस वजह से नहीं है क्योंकि जिसको मैंने उसकी स्थिति को देख के, उसकी परिस्थिति को परख के मैंने उसको जो शरण दिया था, शरण देने के बाद मैं फिर इसी की रकम छीनूं और इसी से फिर जो भी चीज़ें हैं वो मैं ले लूं, तो फिर ये सही नहीं है। फिर हमने शरण ही क्यों दिया इसको। ये बातें उनको काफ़ी सोच समझ में आती है। फिर ये खड़े हो जाते हैं रज्जब की तरफ से, और जो भी इनके गिरोह के सदस्य होते हैं उनके विपरीत खड़े हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं नहीं ठाकुर जी मैं आज आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं इसकी रकम पूरी ले लूंगा। लेकिन उसके बाद भी ये कहते हैं नहीं ये हमारा धर्म नहीं है,
ये हमारा कर्तव्य नहीं है। जिसको हमने शरण दिया है वो कैसे उसी को फिर हम उसकी रकम छीने और उसके साथ जो भी सामान लेके जा रहा है, जो भी छिनौती का सामान है, वो मैं पूरी तरह से छीनने का प्रयास करूँ, ये मुझे सही नहीं लग रहा, उचित नहीं लग रहा। ये जो ठाकुर साहब हैं, ये रज्जब के पक्ष में आ जाते हैं और कहते हैं अगर कोई प्रयास भी करेगा इससे सामान छीनने का या इसकी रकम लूटने का तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मार डालूंगा। ऐसे जब ये इसके साथ खड़े होते हैं तो जो गिरोह के सदस्य हैं वो देख के भग जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, दोबारा मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। ठाकुर जी के साथ कहते हैं कि दोबारा मैं आपके साथ ये काम करने नहीं आऊँगा, क्योंकि आप आए थे मेरे साथ लेकिन आप रक्षा इसकी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं है। और अच्छा ये इस वजह से कर रहे थे क्योंकि रात्रि के समय ये शरण दिए हुए थे रज्जब और उसकी पत्नी को। ठीक है, तो यही कहानी होती है, पूरी कहानी का सारांश यही होता है। ठीक है, कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए, कहीं ना कहीं इस कहानी में ये बताया गया है कि जो भी व्यक्ति होता है, मानव होता है, वो सबसे पहले मानव है, व्यक्ति है। उसके जाति धर्म पे ना जाइए आप। जाति धर्म से अगर उसको जज करते हैं और उसके सामने पेश में आते हैं आप, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं, ये सही नहीं है। तो यही चीज़ें बताई गई हैं कि कसाई हो या कुछ भी हो, अगर बात करें तो वो मानव है, व्यक्ति है, और उसके साथ अगर आप ऐसा बर्ताव करेंगे, उसका व्यवसाय जान के, उसके जाति धर्म को जान के, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि इस समय में जो भी व्यक्ति है वो अगर अच्छा है, मानव है, तो आप मानवता के नाते उसके साथ खड़े होइए। उसको जो भी चीज़ें चाहिए, जितना आप सहायता कर सकते हैं सहायता करिए, लेकिन कभी ये गलत प्रयास न करिए कि उसका व्यवसाय, उसकी जाति, उसकी धर्म जान के उसके साथ वैसा बर्ताव करें जो कि रज्जब के साथ हुआ था। तो वृंदावन लाल वर्मा यही समझाना चाहते हैं कि सबसे पहला जो आपका कर्तव्य है वो मानवता का है। मानवता के नाते अगर रज्जब और उसकी पत्नी परेशान हैं, कहीं सुनसान जगह पे फंसे हुए हैं, तो उनको शरण देने का प्रयास करिए। वो शरण देने का प्रयास इस वजह से करना चाहिए आपको क्योंकि कहीं ना कहीं जो रज्जब है वो भले ही पेशे से कसाई है, मवेशियों का व्यापार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान है, उसकी पत्नी को ज्वर है, और इस समय अगर आप उसकी सहायता नहीं करते हैं, फिर आगे जब भी आप उसकी सहायता करना चाहेंगे वो किसी प्रकार का मान्य सहायता नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को यहाँ बताई गई है। आपसे प्रश्न बनेगा मुख्य नायक, मुख्य पात्र कौन है? शरणागत कहानी का रज्जब है मुख्य पात्र। और अगर बात करें तो ये पेशे से क्या होता है? कसाई होता है। शरण किसने दिया इसको? ठाकुर जी ने शरण दिया। रकम कितनी थी रज्जब के पास? तो रज्जब के पास जो पेशे से कसाई था उसके पास रकम 200 से 300 थी। ठीक है, 200 से 300 के आसपास की रकम थी। किस गांव में वो शरण लेने के लिए रुका था ठाकुर जी के पास? तो वो गांव का नाम भड़पुरा था, जो आपकी किताब में भड़पुरा दिया हुआ है, तो आप भड़पुरा इसको कर लीजिएगा। और गिरोह जो था उसका सरदार कौन था? तो गिरोह का सरदार ठाकुर जी थे। और जो गाड़ीवान था वो रज्जब और उसकी पत्नी को उसके घर ललितपुर, गांव कहाँ था? ललितपुर, ललितपुर छोड़ने के लिए ले जा रहे थे। ये था पूरी कहानी। ठीक है, और ज्वर से कौन परेशान था? किसकी तबीयत खराब थी? रज्जब के पत्नी की तबीयत खराब थी। यही कहानी है। और इसका मैं आपको कहानी का उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ कि जो रज्जब कहानी है इसका जो उद्देश्य है किस प्रकार से है। तो देखिए, परिस्थितियाँ सही न होने के बाद भी, क्योंकि परिस्थिति उनके विपरीत जा चुकी थी। ठीक है, क्योंकि कोई भी पूरे गांव में, जो भड़पुरा गांव था, वो पूरे गांव में किसी ने भी रज्जब की सहायता करने के लिए और शरण देने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तो परिस्थितियां विपरीत होने के बाद भी जो ठाकुर साहब थे उस गांव के, उन्होंने रज्जब को और उसकी पत्नी को शरण दिया। ठीक है, तो ये कहानी बताता है कि आपके साथ अगर परिस्थिति नहीं है, ठीक है, मतलब ये कि अगर सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाएं, उसके बाद भी अगर आपको आपकी सहायता के लिए कोई आगे आता है, ठीक है, तो वो आप नज़ारा समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही ये भी है कि उसकी पत्नी को शरण दी और रक्षा की। शरण देने के साथ साथ जब लास्ट में जो गिरोह पूरी तरह से अटैक करता है, आक्रमण करता है इनके ऊपर, गाड़ीवान के ऊपर, रज्जब और उसकी पत्नी के ऊपर, उसके बाद भी शरण रात में लिए थे और अगले दिन फिर शाम के समय, रात्रि के समय रक्षा करते हैं। ये चीज़ें बताई गई हैं। ये इस कहानी का उद्देश्य है कि परिस्थितियां अनुकूल न होके
प्रतिकूल हैं उसके बाद भी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं, शरण देते हैं, वैसे व्यक्ति को नमन है। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें हैं कि जबकि पूरा गांव कसाई को शरण देने के लिए तैयार नहीं था, उसके बाद भी ठाकुर जी उसकी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है। और इसमें ये एक जो शरणागत कहानी है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक प्रकार से सामाजिक कहानी है। ठीक है। जो शरणागत कहानी है ये एक प्रकार से मैं बात करूं तो सामाजिक कहानी है, और इसमें कहीं ना कहीं जो संविधान हम लोग पढ़ते हैं उसमें अस्पृश्यता का जो अंत है उसके बारे में जो अस्पृश्यता शब्द यूज किया गया है वो इसीलिए कि कहीं ना कहीं जाति धर्म के आधार पे जो हम लोग भेदभाव करते हैं ये नहीं होना चाहिए, और इसमें अस्पृश्यता की भी बात की गई है इस कहानी में। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। शरणागत एक सामाजिक कहानी है। सामाजिक कहानी है शरणागत, और इसमें जो अस्पृश्यता होता है इसकी भी बात की गई है, क्योंकि इससे पहले जो समय था वो जाति धर्म के आधार पे भेदभाव ज़्यादा था, तो उसको ख़त्म करने के लिए और जो भी चीज़ें होती थी इनके साथ गलत चीज़ें, उसको ख़त्म करने के लिए, मानवता को आगे देने के लिए, और संविधान में आप पढ़े होंगे आपको जो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार दिए गए थे, पहले 7 थे अब 6 हो चुके हैं, तो मैं थोड़ी सी बात उसकी करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें जो पहला आपको मूल अधिकार मिला था, मौलिक अधिकार मिला था, वो समता का मिला था कि आपके लिए सब लोग समान हैं, एक समान है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जाति धर्म के आधार पे कोई भी व्यक्ति हो, सब समान है आपके साथ। ठीक है। और दूसरी जो बात की गई थी, स्वतंत्रता की बात की गई थी कि आप सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी काम के लिए हो। तो ये चीज़ें अगर हमें मिली हुई हैं और उसके बाद भी अगर आपके साथ जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे भेदभाव होता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत होती हैं। तो समता और स्वतंत्रता के आधार पर अगर बात देखी जाए तो जो अस्पृश्यता की बात की गई थी, इसमें जो स्वतंत्रता की बात है उसमें आता है ये चीज़ें, और इसमें अस्पृश्यता की बात की गई है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते जाति धर्म के आधार पे, सबको एक समान से आप देखेंगे। सामाजिक कहानी इस वजह से कही गई है क्योंकि समाज ही आपकी रक्षा कर सकता है और समाज ही आपका बहिष्कार भी कर सकता है। और यहाँ पे रक्षा की बात करें, शरण देने की बात करें, तो आपकी जो रक्षा और शरण देने की बात है वो समाज ही कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखना है, यही इस कहानी में कहा गया है। और अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को, स्नेह को लेकर चलना चाहिए, ये भी इस कहानी के अंदर बताई गई है चीज़ें कि आपके जीवन में स्नेह और साथ में जो मानवीय मूल्य हैं, मानवता के नाते जो आपको कार्य करने चाहिए, उसको भी इसमें बताया गया है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर मुख्य नायक या मुख्य पात्र पूछे तो रज्जब है इस कहानी का मुख्य नायक और मुख्य पात्र। और ज्वर से कौन प्रभावित था, तो ज्वर से उसकी पत्नी, रज्जब की पत्नी प्रभावित थी। और अगर बात करें तो जो हमारा इसमें मुख्य नायक है, मुख्य पात्र है, वो पेशे से क्या था, तो पेशे से जो मुख्य नायक है वो क्या था, कसाई था। ठीक है। अब देखिए, मैं कहानी पढ़ता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें हैं मैं बताने का प्रयास करूँगा, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, कहानी मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया, अब कहानी में पढ़ता हूँ। परंतु ठहरता है, दूसरे पैराग्राफ से, पहला पैराग्राफ हो गया था आपका। परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियां डाले थी और पजामा पहने थी। इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे, जानते थे, उसको देख के ही जान जाते थे कि ये कसाई है। वह उस गांव के बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य ढोर खरीद कर ले जा चुका था। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, कर्मण्य का मतलब होता है कर्म कुशल और अकर्मण्य का मतलब होता है निकम्मा। ठीक है। जो भी उस गांव के थे, वो कार्य करने वाले हों या न करने वाले हों, सभी लोग इसके यहाँ से जो चौपाया मवेशी होता है, 4 पैरों वाला मवेशी, जो भैंस होती हैं, गाय होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं जिनके 4 पैरे होते हैं, जिनका व्यापार किया जाता है आसानी से, वो सारी चीज़ें इसी के यहाँ से लोग खरीदते थे। तो सबको पता था कि ये पेशे से कसाई है। ठीक है। तो इस वजह से कोई इसको शरण देना नहीं चाहता था। अपने व्यापारियों से
उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की, लेकिन किसी ने भी उसे रुकने नहीं दिया। ठीक है, अब ये आगे अगर हम बात करें तो नीचे से जो 5वीं लाइन है उसमें देखिए, सामत का महाराज जब इसी ठाकुर के दरवाजे पे अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा और काफी विनती किया, हाथ पैर जोड़े, तो उन्होंने इसको शरण दिया। ये चीजें हम यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, और वहाँ पे ये भी बात हुई थी कि रात्रि में ही हम निकल जाएंगे दोनों लोग, तो ये बात सुन के ठाकुर साहब ने उसको शरण दे दिया था। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे दूसरे पेज पे आते हैं, तो दूसरे पेज पे भी यही बातें की गई हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैं उसके बताता हूँ। देखिए, ऊपर से अगर बात करें तो 2, 2, 4, 2, 6, 6वीं लाइन में देखिए, ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है यह किसका घर है, यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने। जब वो गिनती विनय करता है, उससे शरण लेने के लिए कहता है, तो काफ़ी गुस्सा भी होता है इसके ऊपर, लेकिन इसकी परिस्थितियाँ देख के वो ऐसा प्रयास करता है कि नहीं, मुझे इसकी भलाई करनी चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे शरण देनी चाहिए। ठीक है, जो कहानी का मुख्य शीर्षक है शरणागत, इसे शरण देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी की स्थिति देखते हैं और वो बताता है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी मोहित हो जाएंगे, स्नेहित हो जाएंगे उसके प्रति। फिर तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया, पूरे गांव में तुमने भ्रमण किया, लेकिन क्या किसी ने तुमको रोकने के लिए नहीं कहा। ठीक है, नहीं महाराज, रज्जन ने उत्तर दिया, बहुत कोशिश की परंतु मेरे खोटे पैसे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। और वह दरवाजे के बाहर ही एक कोने से चिपक कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई ठहरी सी बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो? हाँ सरकार, रज्जन ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर जाओ और तंबाकू अपनी चिलम से पी लो, क्योंकि ठंड का जब समय होता है तो ये लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अपनी औरत को भी भीतर कर लो, हमारी पौर के एक कोने में पड़े रहना। जो हमारा घर है इसके किसी भी एक कोने में चले जाओ और वहां पड़े रहो, और प्रयास ये रहे कि तुमको कोई देखे ना और सुबह होते ही तुम यहाँ से निकल जाओ। इस बात को बताया गया इसमें। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। जब बात हुई तो इसने बताया कि मेरा नाम रज्जब है, मेरे पास 200-300 की रकम है और मैं अपना व्यापार खत्म करके आ रहा हूँ, और साथ में मैं कल ही गाड़ी कर लूंगा या सुबह में ही निकल जाऊंगा, किसी को भनक तक नहीं लगेगा। ये सारी बातें होती हैं इसमें। ठीक है, और वो कहता है कि अपने रोजगार के लिए काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है, क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है। रज्जब बोलता है, परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है। ये अपने व्यवसाय के बारे में बताता है रज्जब ठाकुर साहब को। ठीक है, और जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई वो सारी कहानी इस प्रकार से है। अब जब भी उस पूरी कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि जब हमने जो कहानी बताया यही पूरा शीर्षक है, यही पूरी कहानी है। वृंदावन लाल वर्मा इस समाज में हो रही जो भी बुराइयां हैं उसको दूर करना चाहते हैं। सामाजिक कहानी इसको इसलिए कहे हैं क्योंकि समाज के लिए अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपके जीवन का सबसे अच्छा पहलू, सबसे अच्छा जो समय होता है वही कहलाता है। ये आप किसी के काम में आ सकें, ये और इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं इसमें, आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊ जी आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठा है। तो अगर आपसे पूछे कि दाऊ जी शब्द जो है, दाऊजू जो शब्द है वो किसके लिए इस यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो आप यहाँ पे बताइएगा कि जो ठाकुर साहब थे, जो पूरा गिरोह था गांव का, जो सामान लूटने का कार्य करता था या जो लोगों की रकम लूटते थे रात्रि के समय, उसके जो गिरोह के मालिक हैं ठाकुर जी, उनको दाऊ जी का जो शब्द है वो दिया गया है और संज्ञा दी गई है। ठीक है, और ठाकुर ने कहा आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा क्या कोई उपाय किया था। ये लोग पता करते रहते हैं हर जगह से कि कहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति दिखाई देता है तो ये पूरे गांव में बात फैला देते हैं, अपने गिरोह में बात फैलाते हैं कि हाँ इसके पास रकम है तो इस रकम को हम लोग लूटने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीजें बताई गई हैं। जब कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, 10-15 मिनट की कहानी है ये, जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैंने आपको कहानी का जो सारांश है उसको अच्छे से बता दिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है आपके अंदर तो आप अवश्य ही बताइएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको सही तरीके से करवा दूंगा। और इसके बाद कोई डाउट नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, इससे जो भी प्रश्न बनेंगे
वो प्रश्न काफ़ी सिंपल होंगे, बस आप कहानी को ध्यान रखिएगा, मुख्य पात्र को ध्यान रखिएगा, कहानी का जो सारांश है उसको ध्यान रखिएगा कि कहानी कहना क्या चाहती है। इसमें यही है कि जब आप कहीं से पैसे कमा के आते हैं, लौट के आते हैं, तो पहला डर होता है कि जब तक घर नहीं पहुंच जाते हैं, कहीं भी कोई भी आपके सामान को छीन के लेके भाग सकता है, आपके सामान को लूट सकता है। पहली बात वही इसके साथ भी होता है, किसके साथ? रज्जब के साथ। जो मुख्य नायक है रज्जब, इसके साथ भी यही बातें होती हैं। दूसरी बात, ये इस वजह से परेशान है क्योंकि इसकी पत्नी की तबीयत भी खराब है, उसको ज्वर भी है। और जब लौटते हैं ये लोग शरण के लिए, जैसे कि अंधेरा होता है, शरण के लिए अगर कहीं ना कहीं कोई भी घर मिल जाए तो इनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन कोई अगर आपका पेशा, आपका धर्म, जाति जान के अगर आपको शरण नहीं देता है तो ये आपके लिए बहुत बुरी बात होती है। ये इनके साथ होता है, रज्जब के साथ। और दूसरी बात करें तो अगर सामान छीनने के लिए कोई आता है और आपकी उसी वक्त पे कोई रक्षा कर ले या आपके पक्ष की तरफ खड़ा हो जाए, आपके लिए खड़ा हो जाए कि नहीं, मेरे होते हुए तुम इससे कोई भी सामान नहीं छीन सकते हो, यही इस कहानी में बताया गया है। सोचिए, जो शरण देता है वही सामान भी लूटने आता है, लेकिन उसको ये बातें देखकर कि मैंने रात में इसको शरण दिया था, इस वजह से वो उसकी रक्षा करता है और अपने साथियों के विपरीत खड़ा हो जाता है, उन्हें मारने के लिए खड़ा हो जाता है। तो इससे बड़ा आपके लिए कोई अगर दोस्त या सहायता करने वाला मिल जाए तो आप सोचिए कितना अच्छा होता है। यही सारी चीज़ें इस कहानी में बताई गई हैं। आपको इस कहानी का मुख्य पात्र रज्जब ध्यान रखना है, उसकी पत्नी ज्वर से पीड़ित थी, ये बात ध्यान रखनी है। जो जिस गांव में वो रुकने के लिए रुका था, शरण जिसको मिली थी, ठाकुर साहब ने शरण दी थी, भड़ पूरा गांव था, गाड़ीवान इसको लेके जा रहा था, ठीक है। और जो गिरोह था, इसे रात्रि के समय, जब शाम के बाद का जो समय था, थोड़ा अंधेरा हो गया था, उस समय ये गिरोह इसके पीछे पड़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कहानी एक प्रकार से सामाजिक कहानी है। वृंदावन लाल वर्मा बताते हैं कि शरणागत कहानी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे हमारा समाज कैसे ऊपर उठ सकता है, कैसे सुधर सकता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको इस कहानी के माध्यम से। और ये कहानी, इसके बाद दो और कहानियाँ आपको पढ़नी है। वो कहानी पढ़ने के बाद से दोनों कहानी जब खत्म हो जाएगी तो पूरी कहानियाँ आपकी, ये कहानी तीसरी थी, इसके बाद चौथी और पांचवी कहानी पढ़नी है। और उन पांचों कहानियों से जो बहुविकल्पी टाइप प्रश्न होते हैं, वो सारे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, वो सारे प्रश्न मैं एक ही जगह इकट्ठा करके लेके आऊँगा और आपको 1 से 2 क्लास में करवाने का प्रयास करूँगा। और जब मैं बहुविकल्पी टाइप प्रश्न करवाऊँगा तो ये जो सारी समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, कहानी आप भी पढ़ चुके हैं, आपको भी सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्रश्न आते हैं तो आप कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, आपको संदेह होने लगता है। तो बिल्कुल भी आपको संदेह नहीं करना है, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये द लीगल ओशियन टीम की तरफ से जो मेहनत किया जा रहा है उसका नतीजा होगा कि पूरे प्रश्न आपके इसी लेक्चर से फंसेंगे। और जब भी आप अपने प्रश्न को करेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि हाँ, लीगल ओशियन टीम आपके लिए पूरी तरह से आपके लिए तैयार हो चुकी है। और आपके जो भी डाउट हैं, जो भी प्रश्न हैं, आप करिए, उन सारे प्रश्नों के जवाब आपको टीम के माध्यम से और जो भी यहाँ के टीचर हैं उनके माध्यम से दी जाएगी। तो अगर आपने द लीगल ओशियन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लाइक शेयर भी किया करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर किया करेंगे, उतने अच्छे से अच्छे प्रकार के जो मटेरियल हैं, कंटेंट हैं, जो क्लासेस हैं, वो आपके लिए उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी इससे डाउट होंगे वो आप हमको बताइएगा, मैं पूरा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और 3 कहानियाँ खत्म हो चुकी हैं, 2 कहानियाँ और रह गई हैं, 2 कहानियों को हम लोग आने वाले समय में ख़त्म कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के कहानी के लिए दिए और कहानी मेरे हिसाब से आपको अच्छी लगी होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। जो चीज़ें मुख्य पात्र और मुख्य नायक की बात है उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में अगली कहानी के साथ 2 क्लास में और 2 कहानियाँ खत्म हो जाएंगी। टोटल 5 कहानियाँ आपको पढ़नी थी और इसके बाद जो है काव्य मंजरी पढ़नी है आपको, ये किताब, ठीक है। क्योंकि कहानियों का जो है ये किताब है गद्य संकलन, तो जो शॉर्ट स्टोरी में 10 कहानियाँ दी हुई हैं, 5 आपको पढ़ना है। और मैं आपको एक बात मैं बता देता हूँ, देखिए, आप सेल्फ मोटिवेट कैसे रह सकते हैं, इसके लिए आप छोटा सा एक काम करिएगा। और वो काम ये करना है आपको कि पहले तो आप ये देखिए कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो उस दिन से आप शेष समय निकाल लीजिए कि कितने दिन आपके एग्ज़ाम को रह गए हैं। वो आप जहाँ भी पढ़ाई करते हो अपने घर पे, वहाँ पे आप शेष समय वहाँ लिखिए कि 20 दिन है, 30 दिन है, जितने दिन भी हो। तो अगर 25 दिन का समय है, 25 दिन आप लिखें कि शेष 25 दिन है आपके पास।
और जब अगले दिन आप आए तो फिर आप लिखिए कि शेष 25 दिन के बजाय अब 24 दिन हो गए। ऐसे अगर आप वहाँ पे लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि शेष समय मेरे पास कितना है मेरे एग्जाम को लेकर। तो आपको जब पता चलता है कि समय कम होता जा रहा है और आपकी जो पढ़ाई है वो अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होती है तो आप उसको मैनेज कर लेते हैं उस समय में, ठीक है। तो हमको भी किसी ने बताया था, आप भी इसको फॉलो करिएगा और अच्छे से आप इसको कर सकेंगे और इससे काफ़ी आपको फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं वहाँ शेष दिन आप लिखा करें कि आपका जो एग्जाम है उस दिन से आज का जो दिन है उन दोनों के बीच में अंतर यानी शेष कितने दिन का जो और समय है वो रह गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।